अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। ये मसला इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि आए ये मोबाइल पर क्यों नहीं प्ले होते। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्लाइड नज़र आना शुरू हो गए हैं? एहतशाम मुझे कमेंट्स का कह दें, क्योंकि अभी फुल स्क्रीन है। ये सर फुल स्क्रीन है, बिल्कुल साफ, लेकिन मोबाइल वालों के लिए मोबाइल वालों के लिए कोई प्रॉब्लम है? बता दें मुझे, किसी का कोई प्रॉब्लम स्क्रीन में आ रहा है? नहीं सर। ओके, ये स्लाइड फुल है। मैं शुरू करता हूँ। तो ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने शुरू किया था सेल एंड टिश्यू, जिसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, फिर हमने डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और इसके बाद प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल के बारे में पढ़ना है। फिर हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। तफसील के साथ ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। कल हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल शुरू किया था, जिसमें हमने पहले सेल को डिफाइन किया था कि व्हाट इज सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। के सेल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। और प्रोटोप्लाज्म जो है, इसमें तमाम लाइफ प्रोसेसेस सरंजाम पाती है। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ये लिविंग मैटर है। सेल में हम डिफरेंट पार्ट स्टडी करते हैं, सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनेलिस को और न्यूक्लियस को। फिर टिश्यूज किसे कहते हैं? जब सेल्स अपने फुल साइज में पहुंच जाए तो वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है। तो फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्लांट्स में भी टिश्यूज मौजूद हैं, एनिमल्स में भी मौजूद हैं, और हर टिश्यूज जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होता है। फिर हमने माइक्रोस्कोपी और सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं, कि जब हम माइक्रोस्कोप को स्टडी के लिए इस्तेमाल करें, इसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। कि इसमें हम स्टेप वाइज देख रहे हैं कि सेल में ये चेंज, सेल की स्टडी किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती गई। तो आप देख रहे हो कि जितना जितना माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट आ रहा है, उतना ही सेल के मुतालिक मालूमात में इजाफा हो रहा है। फिर 1838 में जर्मन बायोलॉजिस्ट, सॉरी बॉटनिस्ट मेथस श्लेडन ने ये क्लेम किया कि तमाम प्लांट्स ये सेल से बनते हैं। इसी बात को फिर एक जर्मन जूलॉजिस्ट ट्यूडर श्वान ने 1839 में भी सपोर्ट किया कि तमाम एनिमल भी सेल से बनते हैं। इस तरह इन दोनों ने सेल थ्योरी का वो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोपोज किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये पॉइंट, ये सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। फिर 1839 में चेक साइंटिस्ट जॉन एवेंग्लेस्टा फोर्केंजी ने प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया। यानी हमने पढ़ा था ना कल के व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल में जो लिविंग मटेरियल है, लिविंग मैटर है,
उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था कि ये बायो एलिमेंट से वजूद में आता है। बायो एलिमेंट 16 है। बायो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमने कल पढ़ा था कि ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स फिर मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर फिर सेल ऑर्गेनेलीज और सेल बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म को पोरकेंजी ने नाम दिया और कहा कि इसमें ये लिविंग मटेरियल है। फिर 1855 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम रोडल्फ वर्च्यू था, जिसने ये स्टेटमेंट दी कि एवरी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हर सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से वजूद में आता है। यानी अगर एक सेल है, जब वो डिवाइड होगा तो इससे नए सेल वजूद में आएंगे। लुइस पास्चर ने इसकी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव की, और उसने एक बैक्टीरिया पर, चूंकि लुइस पास्चर जिसको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो देख रहा था माइक्रोस्कोप की मदद से कि वाकई नए बैक्टीरिया जो है वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से वजूद में आते हैं। तो ये सेल थ्योरी का सेकंड पार्ट हुआ। इस तरह श्लेडन और श्वान ने सेल थ्योरी को जब समराइज किया तो इसके ये 3 पॉइंट सामने आए, जो कि इस स्टडी में सामने आए कि तमाम एनिमल्स, तमाम प्लांट्स ये सेल से और सेल के प्रोडक्ट से वजूद में आते हैं। सेल के प्रोडक्ट से मुराद क्या है? यानी सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम, ये सेल के प्रोडक्ट्स हैं। फिर ये कि सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन इसकी वजह से होता है। मतलब मसलन ये कि स्ट्रक्चरल यूनिट से मुराद ये है कि मेरी बॉडी सेल से बनी है, और फंक्शनल यूनिट से मुराद ये है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं लोकोमोशन कर रहा हूं, ये सेल की वजह से है। और तीसरी बात जो भी हमने यहाँ पर पढ़ी कि सेल पहले से मौजूद, नए सेल पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कल का टॉपिक था। ये मैंने रिवाइज किया कि अगर कोई स्टूडेंट से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो यहाँ पर ये इसको जान सके। अब मैं आता हूं आपकी तरफ। 20 स्टूडेंट्स ने अब 19 स्टूडेंट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कल के टॉपिक के हवाले से तो पूछ सकता है, वरना मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं। अब्दुल्ला खान, क्लियर? जो क्लियर है वो ओके लिखते हैं, चैट में ओके लिखते हैं। अब्दुल्ला खान ओके, सुदेश ओके, सफीरुल्लाह ओके, मसब आलम ओके, मोहम्मद अनस ओके, फहद ओके, हाशिम ओके, जुनेद ओके, सैयद साद गिलानी ओके, आसिम सुबहान ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस गनी ओके। कोई रहता है? मोहम्मद अनस ने अभी ज्वाइन किया है। सैयद एहतेशाम ओके। मोहम्मद अनस बेटा, हमने कल का टॉपिक रिवाइज किया। अगर फिर भी आपको कल के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं अपने आज के नए टॉपिक्स की तरफ। ओके, अटिपिकल एनिमल सेल्स। अब यहां पर देख रहे हो कि आपको एक टिपिकल एनिमल सेल नजर आ रहा है। आप इसमें देख सकते हो कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। इंशाल्लाह ये हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रियोल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ दोनों, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके बाद फ्री राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो ये इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह ये प्लांट सेल आपको नजर आ रहा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स बुनियादी तौर पर ये सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इनमें मौजूद हैं। वो डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले ये है कि प्लांट्स में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। दूसरा डिफरेंस जो है
प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एनिमल सेल्स में अगर आपको यहां पर देखें तो एनिमल सेल्स में आपको सेंट्रियोल नजर आएगा, लेकिन प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता। ये तीसरा फर्क है। चौथा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में आपको विक्यूल सेंटर में नजर आएगा और वन और लार्ज साइज होगा, जबकि एनिमल सेल्स में अगर आप विक्यूल्स को देखो तो ये छोटे होंगे और तमाम बॉडी में, तमाम साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे। इसके अलावा प्लांट सेल में अगर आप देख रहे हो तो ये न्यूक्लियस जो है ये एक साइड में होगा, क्योंकि लार्ज विक्यूल की वजह से ये एक साइड में चला जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये सेंटर में होगा क्योंकि यहाँ पर विक्यूल का साइज जो है ये छोटा होता है। तो ये वो मेन डिफरेंसेस हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। अब जब हम सेल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, यानी अब हम वन बाय वन इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आता है सेल वॉल। याद रखें कि सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट रिजिड एंड डेड बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स, यानी सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर होता है, रिजिड सख्त होता है, और डेड बाउंड्री मतलब ये कि ये सिलुलोज से बनता है। सिलुलोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये नॉन लिविंग है, यानी सेल वॉल आप ये बात याद रखेंगे कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना है। प्लांट्स के अलावा सेल वॉल जो है ये फंजाई में भी मौजूद होता है, ये बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स में ये जो है ये सिलुलोज से बनता है, फंजाई में ये एक और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट काइटिन से बनता है, और बैक्टीरिया में ये जो है ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनता है। वो यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कंबाइन हो तो उसको हम म्यूरिन कहते हैं। याद रखें कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 को डिस्कवर किया, यानी ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने जब प्लांट सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उसी वक्त उसने इसके सेल वॉल को भी स्टडी किया था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक वो पहला साइंटिस्ट है जिसने सेल वॉल को स्टडी किया। अब केमिकली सेल वॉल जो है इसकी कंपोजिशन जब हम देखते हैं, सिलुलोज प्लांट सेल में, म्यूरिन बैक्टीरियल सेल में, और काइटिन फंजाई सेल्स में ये होता है। यानी याद रखें कि ये तीनों जो हैं ये डेड मटेरियल हैं, यानी इसको हम लिविंग मटेरियल नहीं कह सकते। अब ये बनता तो बेसिकली अगर आप देखते हो सिलुलोज जो है ये बनता कहां पर है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर सिलुलोज बनाते हैं, और ये सिलुलोज फिर साइटोप्लाज्म से बाहर निकलकर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक डेड आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। इसी तरह म्यूरिन जो है ये बैक्टीरियल सेल में बनता है, और काइटिन जो है ये फंजाई सेल्स में बनता है और फिर बाहर उसके अक्युमुलेट या जमा होता है। यूकैरियोटिक सेल जो है, यानी याद रखें अब सेल वॉल की थिकनेस मुख्तलिफ होती है, यानी बाज ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिसकी थिकनेस कम होती है। फॉर एग्जांपल कौन से सेल्स, पत्ते के सेल्स या यंग स्टेम्स या वो यंग पौधा जो अभी जमीन से उगता है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, लेकिन जो प्लांट बढ़ता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिला। आप यहां पर इस डायग्राम में देख रहे हो कि आउटर मोस्ट जो है सबसे पहले जो लेयर है वो हमारे पास मिडल लेमिला आता है, यानी मिडल लेमिला बेसिकली ये 2 सेल्स को मिलाता है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ मिडल लेमिला मिलाता है। फिर मिडल लेमिला के बाद नेक्स्ट जो लेयर है, जो डॉटेड लेयर आपको नजर आ रही है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। तो याद रखें सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनता है, और सेकेंडरी सेल वॉल जब उस वक्त बनता है जब पौधे के सेल्स का साइज बड़ा हो और उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हो, तो फिर प्राइमरी सेल वॉल के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये वजूद में आता है।
तो सेकेंडरी सेल वॉल याद रखें तब बनेगा जब इस सेल्स को, इस प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर ये पौधा छोटा है और इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो सिर्फ या इसमें प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होगा। अब जब हम सेल वॉल के फंक्शन की तरफ आते हैं तो सेल वॉल का पहला फंक्शन ये है कि ये एक सेल को प्रॉपर शेप, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमारे कमरे को ये दीवारें, ये छत और ये फर्श एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, यानी अगर छत ना हो, दीवारें ना हो, फर्श ना हो तो इसको फिर कोई कमरा नहीं कहेगा, इसको फिर लोग जो है वो क्या कहेंगे, एक मैदान कहेंगे। इसी तरह सेल्स के भी इर्द गिर्द ये सेल वॉल जो है ये इसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। दूसरा काम इसका क्या है, इट इंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द लिविंग प्रोटोप्लाज्म। के चूंकि इसके बाद सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आता है, साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियस आता है, ये तमाम जो है ये लिविंग मटेरियल है। तो ये सेल वॉल इस लिविंग मटेरियल को बंद रखता है और इसकी प्रोटेक्शन करता है। यानी अगर सेल वॉल प्लांट्स में ना हो तो ये इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाए, वो डैमेज हो जाए। तो यानी प्लांट सेल में सेल वॉल के बगैर बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, ये तमाम लिविंग मटेरियल से बना प्रोटोप्लाज्म है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा इसका काम यह है, इट गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल्स, कि ये सेल्स को स्ट्रेंथ, ताकत मुहैया करता है, एंड रिजिडिटी, और उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप देखते हो कि ये प्लांट्स का स्टेम बहुत मजबूत होता है, प्लांट्स की ब्रांचेस बहुत मजबूत होती हैं, ये किस वजह से है, क्योंकि इसका सेल वॉल जो है ये इसको ये स्ट्रेंथ और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। चौथा इसका काम यह है, इट अलाउ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। याद रखें कि सेल वॉल जो है ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन ये कि इससे वाटर और मिनरल जो है वो आसानी के साथ पास हो सकते हैं, या अगर सेल से बाहर कोई चीज भेजना चाहे तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल से आसानी के साथ ये मटेरियल जो है ये पास हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सेल वॉल का मेन फंक्शन है। एक दफा फिर मैं आपके पास आता हूं इस हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन ना हो तो आप ओके लिख लें। सर परमिएबल सेल वॉल, इस पर दोबारा समझाए सर। जी देखिए, तीन किस्म के मेम्ब्रेन होते हैं, तीन किस्म के मेम्ब्रेन होते हैं। एक को हम परमिएबल कहते हैं, एक को हम सेमी परमिएबल कहते हैं, एक को हम नॉन परमिएबल कहते हैं। परमिएबल वो मेम्ब्रेन होता है जिससे हर किस्म के छोटे और बड़े मॉलिक्यूल आसानी के साथ पास हो सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होते हैं जिससे कुछ मॉलिक्यूल पास होते हैं जो सेल के लिए जरूरी है, और जो सेल नहीं चाहता उसको वो स्टॉप कर सकता है। जबकि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, प्लास्टिक से ना तो छोटे मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं ना बड़े, जबकि आप देख सकते हो टिश्यू पेपर से मॉलिक्यूल आसानी के साथ पास हो सकते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन से आसानी के साथ पास हो सकते हैं। सर तो ये तो प्रोटेक्टेबल नहीं है फिर। जी ये सेल वॉल तो फिर प्रोटेक्टेबल नहीं है, ये नहीं, प्रोटेक्टेबल है। प्रोटेक्टेबल इस लिहाज से है कि जब इसको यानी जब सेल के अंदर पानी अंदर दाखिल होता है और सेल फिर टर्जिड हो जाता है, तो अगर ये सेल वॉल ना होता तो सेल मेम्ब्रेन आसानी के साथ ब्रेक डाउन हो जाता। लेकिन जब जितना प्लांट सेल में पानी अंदर दाखिल होता है और ये फूल जाता है, तो ये क्या करता है, ये इस सेल को ब्रस्टिंग से, इसको ब्रेक डाउन से रोकता है। इस लिहाज से ये प्रोटेक्टेबल है। एहतेशाम क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। ओके, जुनेद द सबा ओके, تاسو خپل مینس کې میسیجز کوئ بچو دا ماته توجه تاسو پکار د زستا دا میسیجز چې کله ګورم نو پدې کې ځینې خبرې د سې دي چې کلاس ورک مې ښه لکه زه ماته استاد دا ټول میسیجز چې کوم دي دا ماته ښکاری
Lakada Zagoram. Okay, Sarji sounded slow. Okay. Okay. Som page 69. Swadesh Iqbal. Okay. Anyhow, कोशिश कोई चेहरा तासु जमा sounds आवरे को फरस का जमा sound की तासु तो problem ही तासु screen share नो तासु खपल mic on कोलिशे माता खपल problem मिलिशे पार्टे माने को तासु question ही नो तासु खपल mic on कोलिशे. Thank you. अब मैं बढ़ता हूँ अपने next topic की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. बेसिकली ये प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे होता है, जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है. याद रखें कि एनिमल सेल्स में चूंकि सेल वॉल नहीं होता, इसलिए इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है ये सेल मेम्ब्रेन होती है. अब ये जो है याद रखें कि ये तमाम लिविंग सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो, चाहे एनिमल सेल चाहे प्लांट सेल, तमाम में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगा. और ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो है, जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये लिपिड से बनता है, प्रोटीन से बनता है, और थोड़ा सा अमाउंट जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. यानी कहते हैं कि तकरीबन 60 to 80% जो है इसमें प्रोटीन्स होते हैं और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं, और थोड़ा सा अमाउंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें मौजूद होता है. अब इसका स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं कि ये बनता किस तरह है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, और जो रिसेंटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. ये सिंगर और निकलसन ने 1972 में प्रपोज किया था. इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकलसन कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी मिसाल एक लिपिड के समंदर की है, जिसमें प्रोटीन जो है वो फ्लोटिंग करते हैं. यानी जिस तरह अगर हम देखें समंदर में कश्तियां, जहाज वगैरह ये तैरते हैं, तो ये कहता है कि इस सेल मेम्ब्रेन की मिसाल एक फैट्स की या लिपिड्स की समंदर की है, जिसमें ये प्रोटीन जो है ये फ्लोटिंग करते हैं. मतलब ये हुआ कि ये सेल मेम्ब्रेन मुसलसल अपनी शेप चेंज करता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, और ये जो है ये एक जगह पर कायम नहीं रहता. मतलब ये कि अगर एक प्रोटीन एक वक्त में एक जगह पर है तो कुछ टाइम बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं. एक को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, एक को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है. याद रखें कि इसमें जो लिपिड्स हैं इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं. फास्फोलिपिड जो है इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिपिड्स के साथ फास्फेट अटैच है, फैटी एसिड के साथ. एक फास्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है और एक फास्फेट होता है. इस वजह से इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं. तो बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये बाई लिपिड ऑफ फास्फोलिपिड है, यानी 2 तरफ से फास्फोलिपिड मौजूद है, जिसमें प्रोटीन जो है ये मौजूद होते हैं. अब ये प्रोटीन 2 किस्म के हैं, एक को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, एक को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो है जो कि लिपिड्स के सरफेस के ऊपर है. यानी आप देख लें, अगर एक दीवार है और दीवार के ऊपर आपने एक चार्ट लगाया हुआ है और ये दीवार के अंदर नहीं घुसा हुआ, तो ये एक्सट्रिंसिक है. लेकिन अगर एक कील है, एक मेख है, जब हम उसको दीवार में अंदर करते हैं तो क्या ये दीवार के अंदर चला जाता है. तो इसी तरह वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हो इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो सिर्फ सरफेस पर हो उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं. अब वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड्स के साथ अटैच हो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच हो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे. ये स्ट्रक्चर जरा एक दफा फिर सुन लें कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है. ये इसमें
इसकी मिसाल लिपिड्स के समंदर की है जिसमें प्रोटीन्स फ्लोटिंग करते हैं, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। और ये फर्स्ट टाइम सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में प्रपोज किया। स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये बाइलेयर ऑफ लिपिड से बनता है और इसमें जो स्पेशल लिपिड्स हैं इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। सॉरी, इसमें जो लिपिड है फास्फोलिपिड से बना है, क्योंकि इस लिपिड में दो फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के साथ और एक अटैच होता है फास्फेट। और प्रोटीन जो है दो किस्म की है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो जो प्रोटीन लिपिड्स की सरफेस के ऊपर है, और वो जो अंदर घुसी हुई है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और ग्लाइकोलिपिड जब लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन के साथ अटैच हो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जैसे मैंने कहा, दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड का जो बाइलेयर है उसकी सरफेस पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद होंगे, और इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होंगे जो कि लिपिड्स बाइलेयर के अंदर घुसे हुए हैं। अब जब हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं तो याद रखें सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ मॉलिक्यूल को तो अलाउ करते हैं जो सेल के लिए जरूरी है और या सेल को रिक्वायर्ड है। अब एक मॉलिक्यूल सेल को नहीं रिक्वायर्ड तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा, इसलिए इसको हम सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। दूसरा काम इसका ये है कि ये सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को अलाउ भी करता है और उससे यानी अंदर दाखिल होने भी देता है और बाहर निकलने भी देता है, लेकिन अगर सेल को अपनी जरूरत है तो फिर इसको स्टॉप कर देता है, अगर बाहर जरूरत है तो ये इसको अलाउ करता है। इट्स सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंटेंट्स, जिस तरह सेल वॉल तमाम सेल को उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है और उसके अंदर ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है। इट इज रिसेप्टर साइट ऑफ द सेल एंड इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन। याद रखें ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसका काम ये होता है कि ये सेल को अगर कोई मैसेज कन्वे करना होता है रिसेप्टर साइट तो ये रिसीव करता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और फिर सेल तक ये पैगाम पहुंचाता है। इसी तरह अगर सेल रिकॉग्नाइज करना हो, फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर बैक्टीरिया सेल अटैच हो जाए और ये बैक्टीरिया सेल के लिए खतरनाक हो तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने से रोकता है। मतलब ये कि ये सेल्स को रिकॉग्नाइज भी करता है कि आया ये हमारे बॉडी का सेल्स है या ये पैथोजीन है, डिजीज ऑर्गेनिज्म सेल है। तो इसका काम रिसेप्टर साइट भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये काम किसका है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का है। तो अजीज तलबा ये हमने सेल मेम्ब्रेन और इसका फंक्शन पढ़ा। अब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो ओके